देवांश, तुम्हें थोड़े कुछ और साल इस दुकान को चलाते रहना था। इतनी जल्दी हिम्मत हार के अपने दुकान को बंद नहीं करना था। मेरा भी तो धंधा पानी बड़े मुश्किल से अभी ठीक ठाक चल रहा है और मुझे पता है कि अगर मैं अपने इसी काम में लगा रहूं तो एक दिन मुझे मेरे सब्र का फल जरूर मिलेगा और मेरा बिजनेस तेजी से ग्रो होगा। तुम भी थोड़ा वक्त और देते अपने इस दुकान को तो तुम्हें भी धीरे धीरे फायदा होना चालू हो जाता। नहीं यार अर्नव, 3 साल वैसे भी मैंने इस बिज़नेस में दे दिए हैं। अब ये दुकान मुझसे नहीं संभल रहा है। इस बिज़नेस में मैंने अपने सारे जमा पूंजी लगा दी थी, लेकिन फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं इस दुकान को बेचकर जो रुपए मिलेंगे उन रुपयों से मैं गांव में ज़मीन खरीदूंगा और उस ज़मीन पर मैं फल सब्जी उगाकर शहर लाकर बेचूंगा। और ये जो फल सब्जी मैं उगाऊंगा ये ऑर्गेनिक फल सब्जियां होंगी जो कि जैविक खाद से उगी होंगी। और तुम्हें तो पता ही है कि शहर में ऑर्गेनिक सब्जी की मांग कितनी है। जो केमिकल खाद से उगाई हुई सब्जियां होती है उनकी कीमत से 3 से 4 गुना ज़्यादा कीमत में ये ऑर्गेनिक सब्जियां बिकती है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ गांव में जाकर ऑर्गेनिक फल सब्जियां उगाऊं। तो तुम क्या अपने गांव में जाकर फल सब्जी उगाओगे? नहीं अर्नव, मैं अपने गांव में कहाँ जाऊंगा। अगर मैं वहाँ गया तो मेरे सारे रिश्तेदार मेरा मजाक उड़ाएंगे। वो बोलेंगे कि बड़ा गया था शहर बिजनेस करने के लिए और देखो शहर जाकर भी कुछ नहीं कर पाया, बस अपने पिताजी के धन संपत्ति को बर्बाद कर दिया और वापस हार कर गाँव ही आ गया। इसलिए अर्नव, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। क्या है ना कि गांव वाले ये बिजनेस के उतार चढ़ाव नहीं समझते। बस जो जीत गया उसका तारीफ करो और जो हार गया उसका खूब मजाक उड़ाओ। वो मेरी तारीफ नहीं करेंगे कि मैंने हिम्मत कर अपने बलबूते पर एक बिजनेस करने का प्रयास किया। वो बस हार और जीत देखते हैं, किसी का प्रयास नहीं देखते। और मैं अभी हारा हुआ हूँ। अगर इस हालत में मैं गया तो मुझे खूब ताने मार मार कर ही परेशान कर देंगे। चलो मैं तो कैसे भी सह लूँगा, लेकिन मेरे बीवी और 2 बच्चे वो ये सब सहन नहीं कर पाएंगे। कुछ एकड़ ज़मीन मेरे गांव में है, लेकिन मैं वहां जाकर फल सब्जी नहीं उगाऊंगा। मैं एक दूर दराज के एक गांव जो बहुत पिछड़ा इलाका है, जहां कोई विकास नहीं हुआ है, वैसे जगह में मैं इस फल सब्जी उगाने का बिजनेस का शुरुआत करूंगा। देवांश, तो तुम इतने दूर दराज के गांव में क्यों जा रहे हो? वहाँ तो फिर तेरे बच्चे रहेंगे कैसे? उन्हें तो शहर में रहने की आदत है। वो वहाँ उस गांव में कैसे एडजस्ट करेंगे? ना बिजली की सुविधा होगी, ना ही कोई मोबाइल का सिग्नल वहाँ होगा। और ऊपर से तेरी बेटी भी अक्सर बीमार रहती है, उसे बीच बीच में सांस लेने में तकलीफ होती है। वहाँ उसके लायक आसपास कोई हॉस्पिटल भी नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि तू अपने बच्चों को वहाँ कौन से स्कूल में पढ़ाने भेजेगा? देख भाई अर्नव, मैं ये सब चीज़ों के बारे में पहले से ही सोच लिया है। मैं उस दूर दराज के गांव में इसलिए रहना चाहता हूँ कि वहाँ मेरा खर्च बहुत कम होगा। उस गांव में मुझे बहुत कम दाम में कई एकड़ ज़मीन मिल गए। अगर मैं उतने रुपयों में अपने गांव में ज़मीन लेता तो बहुत कम ज़मीन मिलता, और अगर शहर में उतने रुपयों में ज़मीन लेने की कोशिश करता तो मैं तो ज़मीन ही नहीं ले पाता। इसलिए मैंने ऐसा किया। वहाँ मैंने एक छोटा सा बहुत सस्ते दाम में रहने के लिए एक घर खरीदा है, जहाँ मैं, मेरी बीवी और दोनों बच्चे सब साथ में रहेंगे। उस गांव में बिजली है, बस बिजली कटौती होती रहती है बीच बीच में, उतने में हम चला लेंगे। और मोबाइल का भी सिग्नल वहाँ है। और रही बात बच्चों के स्कूल की, तो मैंने एक फ़ैसला लिया है जो कि शायद तुम्हें सुनकर अच्छा ना लगे। मैंने ये फ़ैसला लिया है कि मैं और मेरी वाइफ छवि मिलकर दोनों बच्चों को घर पर ही पढ़ाएंगे। घर पर तो कंप्यूटर है ही, और मोबाइल से इंटरनेट कनेक्ट कर जो भी हमें पढ़ाना या सिखाना होगा हम बच्चों को घर पर ही पढ़ा लेंगे। वैसे भी जब 2020-21 में पूरे देश भर में लॉकडाउन लगा था तो घर पर इंटरनेट के मदद से ही तो बच्चों को पढ़ा रहे थे। वही पढ़ाई हम घर पर गांव में रहकर कराएंगे जब तक कुछ अच्छी खासी कमाई ना हो जाए। वैसे भी मेरी वाइफ छवि ग्रेजुएट है, वो आराम से दोनों बच्चों को पढ़ा लेगी। और रही बात मेरी बेटी फलक की बीमारी की,
तो मैं उसे बीच बीच में शहर लेकर इलाज कराने के लिए आता रहूँगा। मैंने अपना सारा सामान उस गांव के मकान में शिफ्ट कर दिया है। बस आजकल में हम निकल जाएंगे उस गांव के लिए। तब तो फिर सब ठीक है देवांश। गांव जाकर मुझे भूल मत जाना, और तुम्हें कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बेझिझक होकर फ़ोन करके बता देना। हाँ अर्नव, वैसे मैं शहर किसी न किसी काम से आता रहूँगा। जब भी मैं आऊँगा तो मैं तुमसे ज़रूर मिलूँगा। अच्छा तो अर्नव, मैं चलता हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। अब चलो, यहाँ से जाने का समय हो गया है। जी, हम यहाँ बीच-बीच में इस शहर में घूमने आते रहेंगे ना? हाँ, हम आते रहेंगे। अगर मेरा फल सब्जियों का बिजनेस अच्छा चला तो हम यहाँ वापस हमेशा के लिए रहने आएंगे। अब तुम सब देर मत करो, चलो चलते हैं। वहाँ हमारा सारा सामान पहले से ही उस घर में पहुँच गया है और सारा सामान सही ढंग से वहाँ जमा दिया गया है। ये कौन-सी दूर-दराज गाँव में हमें ले आए? हमारे घर के आसपास कोई भी घर नहीं है। अगर हमें कुछ हो जाए, तो हम मदद किससे माँगेंगे? अरे पास में ही एक गांव है जहाँ कई सारे लोग रहते हैं। कुछ भी ज़रूरत पड़ा तो तुम पैदल ही चलकर आराम से वहाँ पहुँच जाओगी। फिर भी हमें उस गाँव में ही रहना था। यहाँ तो कोई भी नहीं है आसपास में। मैंने कुछ सोच समझकर ही ऐसे जगह में घर चुना है। ये घर उस जमीन पर है जहाँ मैं फल सब्जियाँ उगाऊंगा। ये घर मैंने यहाँ पर इसलिए लिया है ताकि मुझे घर से खेत आने जाने में समय ना लगे और फल सब्जियों की देखभाल भी अच्छे से कर सकूं। एक तरह से फल सब्जियों की चौकीदारी भी हो जाएगी ताकि कोई जानवर हमारे सब्जियों को नुकसान ना पहुंचा दे या फिर कोई इंसान हमारे खेत से कुछ चुरा ना ले। हमारा घर इन सब्जियों के खेत में होने पर मैं चौबीसों घंटे अपने फल सब्जियों के खेत में काम करता रहूँगा। वैसे भी हम शहर से इतनी दूर यही काम के लिए तो आए हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा पूरा ध्यान अपने फल सब्जियों के खेती में हो। इससे तुम भी मेरी थोड़ी मदद कर दोगी फल सब्जियाँ उगाने में। ठीक है। सुनो छवि, ये कुछ समय की बात है। तुम तो जानती ही हो कि मेरे पिताजी गुजरने के बाद जो रुपए मेरे पिताजी ने मेरे लिए छोड़े थे, वो सारे रुपए पहले बिजनेस को चालू करने में ही लग गए और वहाँ से उतना कुछ फ़ायदा भी नहीं हुआ। अब मेरे पास जो भी थोड़े बहुत रुपए उस दुकान को बेचने के बाद बचे थे, उससे मैंने इस गांव में ज़मीन खरीद ली। अब यही मेरी एक आखिरी उम्मीद है। अब चलो अंदर चलते हैं। पापा, घर तो बहुत छोटा है। सुनो फलक, अब घर जैसा भी हो, हम सभी को तो अब इस घर में ही रहना है। पापा, मैं यहाँ किसके साथ खेलूंगा? वेदांत बेटा, अपनी फलक दीदी के साथ खेलना। और अगर तुम दोनों को ज़्यादा ही बोर लगे तो थोड़ी बहुत मदद हमारे साथ हमारे फल सब्जियों की खेती में भी कर देना। इससे तुम्हारा भी समय गुजर जाएगा और हमारी भी थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी। नहीं जी, आपकी बात हुई थी ना मेरे साथ कि हम बच्चों को सिवाय पढ़ाई के और कोई काम नहीं कराएंगे। मैं काम थोड़ी ना करा रहा हूँ, बस खेल खेल में फार्मिंग करने का
तरीका सीख जाएंगे बच्चे। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे यहाँ खेती किसानी करने नहीं आए हैं। मैंने तुम्हारी बात मानकर बच्चों का स्कूल छुड़वा दिया। अब तुम उनसे खेत में काम करवाओगे? मैं ये सब नहीं होने दूंगी। वो सिर्फ यहाँ रहकर पढ़ाई करेंगे। अच्छा ठीक है भाई, गुस्सा मत करो, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब जाओ खाना बनाओ, बड़ी जोरों की भूख लग रही है। कल से मैं खेत के काम में लग जाऊंगा। जी आपको कुछ मदद चाहिए? जी मेरा नाम देवांश है। मैं यहाँ कल ही पूरे परिवार के साथ आया हूँ। वो पीछे जो घर नज़र आ रहा है वहीं मैं रहने आया हूँ। जी मेरा नाम धनी राम है। आप यहाँ क्या करने आए हैं? जी मैं इस गांव में रहकर फल सब्जी की खेती करने आया हूँ। आपको देख के लगता है कि आप शहर में रहते हैं। जी हाँ, मैं पहले शहर में रहकर अपना एक बिज़नेस कर रहा था, पर उस बिज़नेस में घाटा होने की वजह से मैंने वो बिज़नेस बंद कर दिया और यहाँ इस गांव में बचे हुए रुपए लेकर कुछ एकड़ ज़मीन ले ली ताकि उसमें फल सब्जी उगाकर शहर में बेचूं और रुपए कमाऊं। तो आप अकेले यह सारा काम कर लेंगे? हाँ, मैं कर लूँगा। वैसे भी करने को मेरे पास अब और कुछ है भी नहीं। लेकिन अकेले काम करके आप ज़्यादा फल सब्जी नहीं उगा सकोगे। मुझे ज़्यादा फल सब्जी उगानी भी नहीं है। असल में मैं जब शहर में रह रहा था तो वहाँ मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसे जैविक खेती कहते हैं, उसका मैंने प्रशिक्षण ले लिया था। तो जो भी मैं फल सब्जियाँ उगाऊंगा वो जैविक खेती की तकनीक से उगाऊंगा। इससे जो भी फल सब्जियाँ उगेंगी उन्हें मैं काफ़ी ऊंचे दामों में बेच दूंगा, क्योंकि आजकल शहरों में जैविक खेती से उपजे फल सब्जियों की मांग बहुत बढ़ गई है। जहां केमिकल खाद से उगाई फल सब्जियों की कीमत जितनी भी है उससे 4 से 5 गुना ज़्यादा दाम में आप इस जैविक खाद से उगाई फल सब्जियां आसानी से बिकते हैं। एक बार मुझे अच्छी कमाई होने लगेगी तब मैं धीरे धीरे इन फल सब्जियों की खेती और बढ़ा दूंगा और कई आदमियों को भी इस काम में रख लूँगा। फ़िलहाल तो मैं अभी अकेले ही इस काम को करूँगा। बीच बीच में मेरी पत्नी छवि भी मेरी मदद करती रहेगी, क्योंकि हमें ज़्यादा तो उगानी नहीं है, कम ही उगाएंगे, लेकिन जैविक खाद से उगाएंगे। फिर जैसे ही ज़्यादा बिकने लगेंगी तो फिर हम और उस खेती को बढ़ाते जाएंगे। हाँ, ये तरीका सही है। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। मेरा भी यही पास में खेत है और मैं और मेरा परिवार गांव में रहते हैं। आपके साथ और कौन कौन रहता है? जी मैं, मेरी पत्नी और 2 बच्चे साथ में रहते हैं। धनी राम जी, मुझे आपसे एक काम है। हाँ बताइए। मुझे खेती करने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए मैं बोरवेल करवाना चाहता हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं कि मुझे किस जगह पे बोरवेल कराना चाहिए जहाँ पर मुझे खूब अच्छे से पानी मिले? ज़रूर, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पे आपको बोरवेल करवाना चाहिए। ये जगह ठीक रहेगी बोरवेल कराने के लिए, क्योंकि ये जगह बाकी जगह से थोड़ी नीचे है। यहाँ पे आपको ज़रूर पानी मिलेगा। क्या आपके पास बोरवेल करवाने वाले का नंबर है? जी नहीं है। मेरे पहचान में एक बोरवेल करने वाला है। अगर आप चाहते हो तो मैं कल ही उसे इस जगह पर बोरवेल करवाने के लिए बुला सकता हूँ। अगर ऐसा है तो ये तो अच्छी बात है, मुझे मंजूर है। आप कल ही उसे इस जगह पे बोरवेल करवाने के लिए भेज दीजिए। जी मैं
कल ही उसे अपने साथ लेकर आऊँगा। अच्छा देवांश जी, मैं चलता हूँ। मैं कल आपसे मिलूँगा। जी धनीराम। छवि, आज मेरी मुलाकात एक आदमी से हुई जिनका नाम धनीराम है। वो गांव में ही रहते हैं। उनकी भी जमीन यही पास में ही है। मैंने उनसे बोरवेल किस जगह में करवाने की बात पूछी तो उन्होंने मेरी मदद की और मुझे एक अच्छी जगह बताई बोरवेल करवाने की, और वो कल किसी बोरवेल करवाने वाले को भी लेकर आएंगे। ये तो अच्छी बात है जी। जितनी जल्दी हमारे खेतों में पानी आना चालू हो जाएगा, उतनी ही जल्दी आपका काम भी शुरू हो जाएगा। लगता है धनीराम बड़े भले व्यक्ति हैं। हाँ, वो तो सही है। उन्होंने मुझे कहा कि आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। चलिए अच्छा है, यहाँ आते ही आपकी दोस्ती यहाँ के किसी भले आदमी से हो गई, क्योंकि हमें यहाँ कई सारी चीजों की जरूरत पड़ती रहेगी। बस जल्दी से खेतों में पानी आ जाए, फिर धीरे धीरे आगे का सारा काम हो जाएगा। छवि, फलक और वेदांत कहाँ हैं? दोनों बच्चे बाहर घूम रहे हैं। अच्छा है, आसपास के हरे भरे वातावरण का मजा ले रहे हैं। क्या पता मजा ले रहे हैं कि बोर हो रहे हैं। छवि, अभी तुम दोनों बच्चों पे पढ़ाई का बोझ मत डालना। कुछ दिन उन्हें यहाँ ऐसे ही घूमने दो और फिर कुछ दिनों बाद पढ़ाई करवाना चालू करना। हाँ, मैं भी ऐसा ही कह रही हूँ। अभी मैं उन्हें नए माहौल में ढलने का समय दे रही हूँ। दीदी, क्या तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है? यहाँ तो मुझे इतना ज़्यादा बेकार लग रहा है कि मन कर रहा है कि इस जगह को छोड़कर अकेले ही शहर भाग जाऊँ। मेरी भी यही इच्छा कर रही है वेदांत, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। ना यहाँ कोई गार्डन है, ना कोई दोस्त, ना कोई मार्केट, और ऊपर से स्कूल भी जाना हमारा बंद करवा दिया। मुझसे तो एक दिन भी गुजारा नहीं जा रहा। पता नहीं हमें यहाँ और कितने दिन गुजारने होंगे। वेदांत, शायद हमें यहाँ कई साल गुजारने पड़ सकते हैं। ऐसा मत बोलो दीदी, मैं तो यहाँ बोर होकर ही मर जाऊँगा। पता नहीं हमारे मम्मी पापा हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो हमसे कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं। ऐसा मत बोलो वेदांत, मम्मी पापा हमारे कोई दुश्मन नहीं है। वो हमारी भलाई के लिए ही ये सब कर रहे हैं। इसमें क्या भलाई है? हमारा स्कूल छूट गया, हमारी पढ़ाई बंद हो गई, हमारे सारे दोस्त हमसे अलग हो गए। मुझे तो इसमें भलाई जैसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अब ज़्यादा पढ़ाई और स्कूल की बात मत करो। जब स्कूल चल रहे थे तो तुम्हें स्कूल जाने का मन नहीं करता था, और चले भी जाते थे तो कौन सा अच्छा पढ़ाई करते थे। हर टेस्ट में तो 0 नंबर लाते थे, और ऊपर से हर सैटरडे पेरेंट्स मीटिंग में मम्मी पापा की बेइज्जती करवाते थे। अच्छा ही हुआ तुम्हारा स्कूल छूट गया, कम से कम मम्मी पापा की बेइज्जती तो नहीं हो रही हर सैटरडे। और ऊपर से तुझ जैसे गधे को ना पढ़ा के उनके रुपए भी तो बच रहे हैं। मैं गधा नहीं हूँ दीदी, वो स्कूल के टीचर और सारे मैनेजमेंट ही गधे हैं, जो पढ़ाई के नाम पर हर दिन 6-7 घंटे स्कूल में बिठा कर रखते हैं, और पढ़ाई के नाम पर पता नहीं दुनिया भर के सिलेबस पढ़ाते रहते हैं। पढ़ाते भी नहीं है, सिर्फ पढ़ाई करवाने का नाटक कर सिर्फ नोट्स पे नोट्स लिखवाते रहते हैं। लिखवाने से ही सिर्फ थोड़ी ना पढ़ाई होती है, जो लिखवा रहे हैं उसे समझाना भी तो चाहिए। उन्हीं सब सिलेबस को समझने के लिए हमें कोचिंग जाना पड़ता है। इससे हमारा एक्स्ट्रा समय और रुपए दोनों जाते हैं। स्कूल वालों का क्या, बस नोट्स लिखवाओ, भर भर के टेस्ट लो, और हर सैटरडे हमारे मम्मी पापा की बेइज्जती करते रहो। एक तो ये स्कूल वाले हमसे रुपए भी ले रहे हैं, ऊपर से ठीक से पढ़ाते भी नहीं, और पेरेंट्स को बुला बुला कर बेइज्जती करते रहते हैं। अब वो सब छोड़ो वेदांत, तुम बस मम्मी पापा को बुरा मत समझो। वो भी हमें इस जगह पर लाकर दुखी हैं, लेकिन वो करते भी तो क्या करते।
पापा के लगभग सारे रुपए खत्म हो गए थे। उनके पास केवल एक ही रास्ता था रुपए कमाने का, और वो ये था कि गांव में आकर ऑर्गेनिक फार्मिंग करें और उन्हें शहर में जाकर महंगे दामों में बेचे। उसी से तो हमारे घर की कमाई होगी। एक बार पापा का यह बिजनेस अच्छे से जम जाए तो फिर हम वापस शहर जाकर पढ़ाई कर सकते हैं और वहां रह सकते हैं। लेकिन तब तक हमें मम्मी पापा को बिना तंग किए उनकी हर बात माननी होगी, क्योंकि वो दोनों भी परेशान रहते हैं। और तुम तो जानते ही हो, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती। बीच बीच में सांस लेने में तकलीफ भी होती रहती है। अगर मैं भी स्वस्थ रहती तो मैं भी मम्मी पापा की मदद करती। मदद करने के लिए तो मैं अभी मम्मी पापा की मदद कर सकती हूँ, लेकिन मम्मी मुझे कोई काम करने नहीं देती। तुम सही कह रही हो दीदी। मैं भी अब किसी भी चीज़ को लेकर मम्मी पापा से जिद नहीं करूँगा। चलो वेदांत, घर चलते हैं। हाँ दीदी, चलो। बधाई हो देवांश जी, ये बोरवेल करवाना सफल रहा। यहाँ पहले ही बार में पानी निकल आया। बधाई हो देवांश जी, बधाई हो। धन्यवाद धनीराम। ये बोरवेल सफल आपकी वजह से हुआ है। आप ही ने मुझे सही जगह बोरवेल करवाने की जगह बताई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देवांश जी, अब बस इसमें मोटर फिट करना है और फिर आपके सब्जी की खेती करने की पहली शुरुआत हो जाएगी। ये सारा काम मैं आज के आज ही करूँगा। छवि, आज का दिन बड़ा अच्छा रहा। हाँ जी, अब तो हमारे खेत में पानी की व्यवस्था भी हो गई है। हाँ, और मैंने आज के आज ही सारे मोटर और बिजली कनेक्शन भी जोड़ दिए हैं। सब चीज़ सही ढंग से काम कर रहा है। मैं कल सवेरे से ही खेत में काम करना चालू कर दूंगा। मैं आपके साथ सवेरे सवेरे खेत में काम करके मदद करूंगी। ये तो अच्छी बात है। चलो, अच्छा है। शुरुआत इस नए बिजनेस की अच्छी हो रही है। क्या देवांश जी, आपने भाभी जी को भी खेत में काम करने में लगा दिया है? नहीं भैया, ऐसा नहीं है। मैं तो घर पर ज्यादातर खाली ही रहती हूँ, इसलिए मैंने ही इन्हें कहा कि मैं भी आपके साथ खेत में सब्जी उगाने का काम करूंगी। नहीं भाभी, ये तो अच्छी बात है। आप इतना पढ़ी लिखी होकर खेत में काम कर रही हैं, और सबसे बड़ी अच्छी बात तो यह है कि और आप अपने पति की इस बुरे वक्त में उनका बड़ी हिम्मत और मेहनत से साथ दे रही हैं। वरना शहर की पढ़ी लिखी लड़कियां तो थोड़ी सी मुसीबत आने पर अपने पति को ही छोड़कर चले जाते हैं। अच्छा देवांश जी, अगर आपको खेत में काम करने के लिए किसी आदमी की ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे बता दीजिएगा। ज़रूरत तो है, लेकिन मैं और मेरी पत्नी दोनों मिल के धीरे धीरे इस खेत का काम कर लेंगे। क्या है ना कि मेरे पास अभी मज़दूरों से काम कराने के लिए उतने रुपए नहीं हैं,
इसलिए मैं रुपए बचाने के लिए ये सब कर रहा हूँ। वैसे यहाँ एक दिन के मजदूरी का लोग कितना रुपए लेते हैं? लगभग 200 से 400 रुपए तक ले लेते हैं। मुझे अगर खेत में काम करने के लिए आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको बता दूंगा। हाँ, जैसी आपकी मर्जी देवांश जी। और बच्चे स्कूल चले गए? नहीं धनीराम जी, हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं। क्यों? बस रुपयों की तंगी को लेकर। तो बच्चों के पढ़ाई का क्या होगा? तुम्हारी भाभी ही घर पर रहकर बच्चों को पढ़ाने का काम करती है। घर पर ही कंप्यूटर और मोबाइल से इंटरनेट जोड़ करके जो भी सिलेबस उनका स्कूल में चल रहा था वो सारे सिलेबस मेरी पत्नी घर पर ही पढ़ा ले रही है। इससे उसके पढ़े लिखे होने का कुछ फ़ायदा भी हो रहा है और बीच बीच में मैं भी उनको पढ़ा देता हूँ। ये तो अच्छी बात है देवांश जी। अब पास के गांव में एक स्कूल तो है, लेकिन वहाँ आपके शहर में पढ़ने वाले बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? ना वहाँ बच्चों के लिए कोई बेंच है, ना ही ढंग का ब्लैक बोर्ड है और ना ही अच्छे टीचर हैं। मेरे बच्चे भी उसी स्कूल में जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं पढ़ते हैं, ना ही कुछ सीखते हैं। बस दिन रात इधर उधर आवारों की तरह घूमते रहते हैं। और यही हाल गांव में सभी बच्चों का है। यहाँ सारे गांव वाले अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए रुपए भी खर्च करने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ उनके बच्चों को अच्छे से पढ़ाने वाला कोई है ही नहीं। हाँ धनीराम जी, ये हाल सभी पिछड़े इलाकों के गांवों का है। अच्छा देवांश जी, मैं चलता हूँ। कुछ ज़रूरत पड़े तो बताइएगा। जी धनीराम जी। क्या हुआ जी? आप किस सोच में डूबे हुए हैं? बस ऐसी ही सोच रहा था कि तुम पढ़ी लिखी हो और बच्चों को भी अच्छे से पढ़ा लेती हो। क्यों ना तुम गांव के छोटे बच्चों की ट्यूशन लेना चालू कर दो। हाँ, ये आइडिया तो सही है। धनीराम भैया भी कह रहे थे कि गांव के बच्चों को गांव में अच्छा पढ़ाने वाला नहीं है, जबकि उनके माता पिता बच्चों की पढ़ाई के लिए कितने भी रुपए खर्च करने के लिए तैयार हैं। मैं अगर उनके बच्चों को पढ़ाऊंगी तो मेरी भी कमाई होगी और उनके बच्चों का भविष्य भी सुधर जाएगा। जो तुम कह रही हो वो ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा अलग सोच रहा था। अरे तो जल्दी बताओ ना जी, क्या सोच रहे थे? क्या है कि अकेले मुझसे खेत का सारा काम तो नहीं हो पाएगा और फिर तुम्हें भी मेरी मदद करने के चक्कर में बीच बीच में डिस्टर्ब होगा, जिससे बच्चों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब होगी। ऐसा करते हैं कि तुम सब्जी उगाने के काम में मेरी मदद मत करो। तुम अपना सारा ध्यान हमारे दोनों बच्चे और गांव वालों के बच्चों को पढ़ाने में लगाओ, लेकिन गांव वालों के बच्चों से कोई ट्यूशन फीस मत लो। तो मैं फ्री में क्यों पढ़ाऊं? हम उनके बच्चों को पढ़ाने के बदले रुपए लेने के बजाय उन्हें हम हमारे सब्जी के खेतों में फ्री में काम करने को कहेंगे। एक तरह से बिना रुपयों का लेन देन होगा। ना हम उनके बच्चों की ट्यूशन फीस लेंगे और ना हम उन्हें हमारे सब्जी के खेतों में काम करने का रुपया देंगे। हाँ, ये तो सही रहेगा, लेकिन बिना रुपए के वो हमारे खेतों में कब तक काम करेंगे? क्योंकि ट्यूशन की मंथली फीस तो कम ही होगी उनके महीने भर की मजदूरी के कीमत के हिसाब से। अगर वो सारा दिन हमारे खेतों में फ्री में काम करेंगे तो घर चलाने के लिए रुपए कहाँ से लाएंगे? देखो, हम उनसे दिन भर काम नहीं करवाएंगे। हर दिन उनके किसी काम में जाने के पहले सवेरे सवेरे हर रोज 1 घंटे काम करवाएंगे और उसके बाद वो जहाँ मजदूरी करने जाते हैं वहाँ वो अपना समय पे चले जाएंगे। इससे ये होगा कि डेली के 1 घंटे भी अगर मजदूर मेरी मदद कर दे
तो मेरा बहुत काम हो जाएगा। और फिर जब वो अपने मेन मजदूरी के काम में जाएंगे तो वहां से उनका पगार भी उनको मिल जाएगा। इससे मेरा भी काम हो जाएगा और उनके बच्चों की पढ़ाई भी बिना फीस के हो जाएगी और उनका पगार भी उन्हें पूरा मिलेगा। हाँ, ये तरकीब तो सही है। तो आप कल ही धनीराम जी से बात कर लीजिए। मैं कल ही धनीराम से बात करता हूँ। धनीराम जी, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोलिए देवांश जी। आप कह रहे थे ना कि कल आपके बच्चे और गांव के कई परिवार के बच्चों को अच्छा पढ़ाने वाला नहीं मिलता है गांव में। हाँ, ये परेशानी तो है। कोई हमारे बच्चों को पढ़ाने वाला मिल जाता तो हमारे बच्चों का भविष्य बन जाता। मेरी पत्नी छवि आपके और गांव के बच्चों को पढ़ाना चाहती है। हर दिन 2 घंटे बच्चों की ट्यूशन ले सकती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। एक तो भाभी जी शहर की पढ़ी लिखी है। अगर वो हमारे बच्चों को पढ़ाएंगी तो हमारे बच्चों का भविष्य बन जाएगा। मुझे तो मंजूर है और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि गांव वाले भी अपने बच्चों को आपके यहाँ ट्यूशन भेजेंगे। आप बताइए, आप कितनी फ़ीस लेंगे हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए? आप जितनी भी फ़ीस बोलेंगे हम उतनी फ़ीस देने के लिए तैयार हैं। हमें फ़ीस नहीं चाहिए, हम कोई फ़ीस नहीं लेंगे। उसके बदले में चाहता हूँ कि मेरे सब्जी के खेतों में रोज़ कम से कम 5 मजदूर एकदम सवेरे सवेरे सिर्फ 1 घंटे फ्री में काम कर दे और फिर वे जहाँ अपनी मजदूरी करने जाते हैं वहाँ काम करने चले जाएं। इससे कुछ काम मेरा भी हो जाएगा और उनकी मजदूरी की कमाई भी नहीं रुकेगी और उनके बच्चों की भी पढ़ाई फ्री में हो जाएगी। मुझे तो मंजूर है आपका ये शर्त, लेकिन गांव वालों से एक बार पूछ कर देखना होगा। वैसे जहाँ तक मुझे लग रहा है वो मान जाएंगे, क्योंकि 1 घंटे सवेरे काम करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बदले उनके बच्चों को अच्छी पढ़ाने वाली पढ़ी लिखी भाभी तो मिल ही रही है जो उनके बच्चों को अच्छे से पढ़ाएगी, तो गांव वाले इस चीज़ से मना नहीं करेंगे। फिर भी मैं आपको गांव वालों से पूछकर कल बताता हूँ। ऐसा करता हूँ देवांश जी, मैं अभी जाकर सभी गांव वालों से पूछता हूँ। जी धनीराम जी। भाइयों, तुम सबके लिए एक अच्छी खबर है। क्या खबर है धनीराम जी? तुम सब अपने बच्चों के पढ़ाई की चिंता करते थे ना कि तुम्हारे बच्चों को कोई अच्छा पढ़ाने वाला नहीं मिल रहा है। हाँ धनीराम जी, वो तो है ही। लेकिन अब इस परेशानी का समाधान हो गया है। वो कैसे? हमारे गांव के बाहर में जो खेत है वहाँ एक परिवार आकर रह रहा है जो शहर से यहाँ फल सब्जी की खेती करने आए हैं। वे लोग बहुत पढ़े लिखे हैं। वो तुम्हारे बच्चों को हर रोज 2 घंटे फ्री में ट्यूशन देंगे। बस तुम लोगों को उनके लिए एक काम करना है। क्या काम करना है धनीराम जी? उनके फल सब्जी के खेतों में हर रोज सवेरे सवेरे 5 आदमी हर दिन 1 घंटे फ्री में काम करेंगे। इससे उनका भी फायदा होगा और तुम्हारे बच्चों का भी भविष्य सुधर जाएगा। हाँ, हमें मंजूर है। हर रोज 1 घंटे अपने बच्चों के भविष्य सुधारने के लिए काम करना कोई बड़ी बात नहीं है। हम कल से ही काम में आएंगे। मुझे तुम लोगों से यही उम्मीद थी। तुम लोगों ने सही फैसला किया है। मैं भी तुम लोगों के साथ काम में जाऊंगा। अरे भाई धनीराम, क्या हुआ? कुछ काम था? तुम्हारे लिए खुशखबरी है। मैंने गांव वालों से बात की। गांव के लोग तुम्हारे खेत में काम करने के लिए मान गए हैं। ये तो अच्छी बात है धनीराम जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद धनीराम जी। अगर आप ना होते तो मेरा बहुत सा काम अटक जाता।
अरे धन्यवाद तो मुझे कहना चाहिए कि आप और भाभी जी हमारे गांव में आकर हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वरना इस दूर दराज के पिछड़े गांव में कौन आना चाहता है। अच्छा तो धनीराम जी, कल से काम चालू करें? हाँ देवांश जी, मैं कल अपने साथ सवेरे सवेरे 4 लोगों के साथ काम पर आ जाऊंगा। और धनीराम जी ऐसा करिएगा, अगर ज़्यादा बच्चे ट्यूशन पढ़ने आ रहे होंगे तो आधे बच्चों को सवेरे ट्यूशन के लिए भेजना और आधे बच्चों को शाम को भेजिएगा। हाँ देवांश जी, ये सही रहेगा। अच्छा तो देवांश जी, मैं चलता हूँ, मैं कल सवेरे मिलूँगा। जी धनीराम जी। छवि, हमारी एक और समस्या का हल हो गया। क्या हुआ जी? धनीराम जी ने गांव वालों से बात की कि हम उनके बच्चों को फ्री में ट्यूशन पढ़ाएंगे और उसके बदले में वो लोग हमारे खेतों में हर रोज 1 घंटे काम करेंगे। और गांव वालों ने भी ये बात मान ली। ये तो बहुत अच्छी बात है। कल से ही बच्चे तुम्हारे पास ट्यूशन पढ़ने आएंगे। कुछ बच्चे सवेरे आएंगे और कुछ बच्चे शाम को आएंगे। हाँ, चलेगा। और गांव वाले भी कल सवेरे से ही खेत में काम करने आएंगे। आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या हुआ? यहाँ आए हमें लगभग 2 महीने हो गए हैं। हाँ, 2 महीने हो गए हैं, तो क्या? मैं हर दिन एक ही तरह का काम करके बोर हो गई हूँ। सवेरे शाम बच्चों को पढ़ाओ और खाना बनाओ। मेरा किसी से मिलना जुलना भी नहीं हो रहा है। 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं हम इसी गांव में हैं। कहीं घूमने भी नहीं गए हैं। पहले जब शहर में रहा करते थे तो डेली आसपास के गार्डन, मॉल, मार्केट और थिएटर जाया करते थे। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हिम्मत मत हारो छवि, कुछ सालों की बात है, सब पहले जैसे हो जाएगा। तुम्हारे लिए ये सब कहना आसान है क्योंकि तुम खेतों में हर रोज कई आदमियों से मिलना जुलने का काम करते रहते हो। मैं तो सिर्फ बच्चों से ही बातें करती रहती हूँ। ऐसा करो कि तुम अपनी माँ को यहाँ बुला लो। तुम्हारी माँ गांव में अकेली ही तो रहती है, यहाँ आकर तुम्हारे साथ आराम से रह लेगी। इससे तुम्हारा भी मन बहल जाएगा और थोड़ी बहुत तुम्हारे कामों में भी तुम्हारी मदद कर देगी। ये सही रहेगा। मैं आज ही माँ को कॉल करके बुलाती हूँ। जाओ तुम माँ को कॉल करो और मैं भी जाता हूँ, मुझे भी बहुत काम है। कैसी हो माँ? अच्छी हूँ बेटा। और देवांश और बच्चे कैसे हैं? वो तो सब्जी के खेतों में काम कर रहे हैं। सारा काम अच्छा चल रहा है। और वेदांत और फलक बाहर खेल रहे हैं। फलक की तबीयत कैसी है? यहाँ आने के बाद से वो कम ही बीमार पड़ रही है। चलो, अच्छा है। और बताओ।
कुछ काम के लिए फोन किया था? हाँ माँ, मैं बोल रही थी कि हमें इस गांव में आए हुए 2 महीने हो गए। मुझे यहाँ बहुत बोर लगता है। मैं सोच रही थी कि आप हमारे साथ हमारे घर में रहे। इससे आपका भी मन बहल जाएगा और मेरा भी। हाँ ठीक है। वैसे भी मैं यहाँ खाली ही तो बैठी रहती हूँ। तेरे और बच्चों के साथ मेरा भी टाइम पास हो जाएगा। तो फिर आज ही आ जाओ माँ। आज तो नहीं बनेगा, मैं कल आती हूँ। ठीक है माँ, जैसी तुम्हारी मर्जी। बच्चों, कल तुम्हारी नानी आ रही है। वो क्यों आ रही है? अरे, तुम दोनों से मिलने आ रही है। कितने दिन रुकेगी नानी? अब वो हमारे साथ ही रहेगी। तब तो हमें हर दिन परेशान करेगी, हर समय छोटी छोटी बातों पर डांटती रहेगी और हर दिन कड़वा काढ़ा पिलाएगी। ऐसा नहीं बोलते नानी के बारे में। वो तुम लोगों के देखभाल करने के लिए ही आ रही है। नानी के साथ अच्छे से पेश आना। अब जाओ, पढ़ाई करो। माँ, तुम आ गई। बड़ी देर कर दी माँ तुमने आने में। अरे, ये बस वाले ना बीच बीच में कई बार रोकते रोकते ला रहे हैं, जिससे यहाँ आने में लेट हो गई। अब क्या तुम सारी बातें यहीं पर खड़े होकर करोगी? माँ को अंदर ले जाओ। चलो माँ अंदर, हाथ पैर धो लो। मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। अच्छा किया माँ, तुम आ गई। अब तुम यही मेरे साथ रहना। मुझे यहाँ अकेले में बोर बोर लगता है। अच्छा, वो सब छोड़ और ये बता कि देवांश का ये नया बिजनेस कैसा चल रहा है? कुछ कमाई हो रही है कि नहीं, कि सिर्फ अभी तक मेहनत ही कर रहा है? माँ, अभी तक तो कुछ भी कमाई नहीं हुई है। हाँ, लेकिन सारे काम सही ढंग से और समय पे हो रहे हैं। ऐसा कोई काम नहीं है जो रुका हुआ हो। क्या है ना माँ, खेतों को फल सब्जी के लिए तैयार करने में भी कुछ समय लगा है। सब्जियों के पौधे सब लग गए हैं। बस अगले 2 महीनों में सब्जियां खेत से मिलने लगेंगी और फिर उन सब्जियों को बाजार में अच्छे दामों पर बेचकर रुपए कमाएंगे। और ये जो सब्जियां हम उगा रहे हैं, ये जैविक खेती के जरिए हम फल सब्जियां उगा रहे हैं। इनकी कीमत बहुत ज्यादा मिलती है शहरों में। और हर दिन पास के गांव के कुछ आदमी हमारे खेतों में हमारी मदद करने भी आते हैं रोज। वो लोग बिना रुपए के हमारे लिए हर रोज 1 घंटा काम करते हैं। ऐसा क्यों? उसके बदले मैं उनके बच्चों की फ्री में ट्यूशन लेती हूँ। चलो, अच्छा है। सुनकर तो लग रहा है कि अगले 2 महीनों में तुम लोगों की कमाई शुरू हो जाएगी उस फल सब्जी के खेतों से। और फलक की तबीयत कैसी है? फलक की तबीयत थोड़ी ठीक हो रही है। हम जब से यहाँ आए हैं तब से वो इन 2 महीनों में सिर्फ 2 बार ही उसकी तबीयत खराब हुई है। वरना जब हम शहर में थे तो वहाँ हर हफ्ते उसकी तबीयत खराब होती रहती थी। 2 महीनों बाद फलक को शहर चेकअप के लिए लेके जाना होगा। चलो, ये जानकर भी अच्छा लगा। फलक की तबीयत भी कम खराब हो रही है। अब मैं आ गई हूँ ना, मेरा बना हुआ काढ़ा पिएंगे तो दोनों बच्चे तंदुरुस्त हो जाएंगे। नहीं माँ, ये कड़वा काढ़ा मत बना के पिलाना। बच्चे ये सब पसंद नहीं करते। पसंद नापसंद की बात नहीं है, ये बात है सेहत की। तुम लोगों ने बच्चों को शहर में रखकर पता नहीं क्या अनाप शनाप खिलाया है। उसकी वजह से तो बच्चे कमजोर हो गए हैं। मैं उन्हें काढ़ा जरूर बनाकर पिलाऊंगी। तुम्हें और तुम्हारे बड़े भाई को भी तो वही काढ़ा बनाकर पिलाती थी, इसलिए तुम लोग कभी बीमार नहीं पड़े। अब जैसी तुम्हारी मर्जी माँ।
चलो बच्चों, उठो, सवेरे हो गई। चलो जल्दी बिस्तर से उठो। जब तक तुम लोग नहीं उठोगे, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। चलो, उठो जल्दी। तुम दोनों इतने देर तक सोते हो, जबकि तुम दोनों को सवेरे जल्दी उठकर बाहर टहलने जाना चाहिए, फिर घर पर आकर पढ़ाई करनी चाहिए। चलो जाओ जल्दी, मुंह धोकर और ब्रश करके आओ। हम तीनों बाहर टहलने जाएंगे। तुम्हारी मम्मी ने तुम दोनों को बिगाड़ दिया है। अब मैं आ गई हूं ना, तुम दोनों को सेहतमंद बना दूंगी। चलो जाओ, जल्दी रेडी होकर आओ। मैं बाहर तुम दोनों का इंतजार कर रही हूँ। ये नानी भी ना, ये जब भी आती है हम लोगों को बहुत परेशान करती है। इतना जल्दी उठा दिया, सवेरे सवेरे नींद खराब कर दिया नानी ने, और अब ऊपर से बाहर टहलने जाने की जिद कर रही है। दीदी, नानी तो हमारे साथ ही रहेगी, तो ये सब हमारे साथ हर दिन होगा। हाँ, ये तो होगा ही। अब कर भी क्या सकते हैं सिवाय नानी को झेलने के। अब चलो तैयार होते हैं, वरना नानी फिर चिल्लाते हुए आ जाएगी। हाँ चलो। तुम दोनों ने इतनी देर कर दी बाहर आने में। सच में तुम दोनों बहुत बड़े आलसी हो। चलो अब मेरे साथ। सवेरे सवेरे घूम के गांव की ताजी हवा लेने में कितना सुकून मिल रहा है। हर दिन तुम दोनों इसी तरह सवेरे सवेरे टहलने आओगे तो तुम दोनों की सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी। खासकर फलक, तुम्हारी तबीयत तो बहुत सुधर जाएगी। भले आज तुम दोनों को उठने में बड़ी तकलीफ हुई, लेकिन कुछ दिन अगर इस तकलीफ को झेलोगे तो अपने आप ही तुम दोनों की आदत पड़ जाएगी जल्दी उठने की। अब चलो थोड़ी और आगे घूम कर आते हैं। ये क्या कर रही हो नानी? मैं कुछ बीजों को इस नदी किनारे की उपजाऊ जमीन में डाल रही हूँ। ये कौन सी बीजें है? ये कुछ खास जड़ी बूटी के बीज हैं। इस पौधे की पत्तियाँ, डंठल और जड़ तीनों उपयोगी है। जब मैं छोटी थी तो इससे मेरी माँ भी उगाया करती थी और इनके पत्तियों का काढ़ा बनाकर मुझे पिलाती थी। उसकी वजह से तो मैं आज इस उम्र में भी सेहतमंद हूँ। तो ये वही पौधे हैं जिसका काढ़ा आप हमें पहले पिलाती थी, जो बहुत ही कड़वा और बेस्वाद है। हाँ, ये उसी पौधों के बीज को मैं डाल रही हूँ। मैंने बहुत सारे इस पौधे की सूखी पत्तियाँ और जड़ अपने घर से लेकर आई हूँ। अभी घर जाने पर मैं तुम्हें उनका काढ़ा बनाकर पिलाऊंगी। फिर जब कुछ महीनों में वो जड़ी बूटी खत्म हो जाएगी तो ये नदी किनारे वाले जड़ी बूटी पौधे तैयार हो जाएंगे। तो मतलब आप हमें ये काढ़ा हर रोज पिलाएंगी? हाँ, और क्या। नानी, तो इन बीजों को तो आप हमारे सब्जियों के खेत में भी डालकर उगा सकते थे। आप इन बीजों को इतनी दूर नदी किनारे क्यों डाल रही हैं? नदी किनारे इसलिए इन बीजों को डाल रही हूँ क्योंकि नदी किनारे की मिट्टी बेहद उपजाऊ होती है, और दूसरी बात ये कि ये पौधे हल्की नमी वाले वातावरण में अच्छे से फलते फूलते हैं। ना ही इस पौधे को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और ना ही ज़्यादा सूखे जगह में उगती है। ज़्यादा पानी डालने पर ये पौधे गल जाते हैं और ज़्यादा सूखे जगह पर
ये पनप ही नहीं पाते हैं। इसलिए नदी किनारे की जमीन सबसे बेहतर होती है, क्योंकि यहाँ पे नदी की वजह से हवा में नमी और ठंडकता रहती है, जो इस पौधे के पनपने के लिए बहुत अनुकूल है। ये 1 से 1.5 महीने में तैयार हो जाएगा। फिर मैं यहाँ आकर ताजी ताजी जड़ी बूटियां तोड़कर तुम दोनों को काढ़ा बनाकर पिलाऊंगी। चलो घर चलते हैं, आज बहुत घूम लिए। वेदांत और फलक, चलो मेरे साथ सब्जियों के खेत में मेरे साथ काम करना। मम्मी ने मुझे काम करने से मना किया है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और मेरी सांस भी फूल जाती है। अरे तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। काम करने से कोई बीमार नहीं पड़ता है। काम करोगी तो सेहतमंद रहोगी। तुम्हारी मम्मी तुम दोनों को काम ना कराकर बिल्कुल कमजोर बना दिया है। चलो मेरे साथ खेत पर काम करने। माँ, तुमने क्यों फलक को इतना काम कराया? आपको पता है ना कि उसकी तबीयत खराब रहती है। अरे तबीयत खराब रहती है इसलिए तो उसे काम कराया, ताकि उसकी सेहत तंदुरुस्त हो और उसकी जो भी बीमारी है वो दूर हो जाए। तुम बच्चों को कुछ भी काम नहीं कराती, इसलिए वो दोनों शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत कमजोर हैं। नहीं माँ, कल से तुम मेरे दोनों बच्चों को काम मत करवाना। मैं उन्हें यहाँ मजदूर बनाने नहीं लेकर आई हूँ। ये दोनों यहाँ रहकर पढ़ाई करेंगे। ये सब खेती किसानी नहीं करेंगे। तुम ज्यादा पढ़ लिख के पागल हो गई हो क्या? हम इंसान हैं, हमारा काम है खुले आसमान में घूमना और काम करना। इस तरह से घर पर चूहे की तरह बिल में घुसकर जीवन बिताना ये कोई जीवन नहीं है। और जिस खेती किसानी को तुम बेकार कह रही हो, ये तो इंसान की सबसे जरूरी सीखने की चीज है। मैं इन दोनों बच्चों को कैसे पेड़ पौधे लगाते हैं ये सिखा रही हूँ। ये स्कूल में दुनिया भर की तो पढ़ाई होती है, लेकिन अच्छा स्वास्थ्य और कुशल जीवन कैसे जिया जाता है, क्या इन सब चीजों को पढ़ाया जाता है? अपने खुद खाने के लिए खेती करना सीखना, या सब्जी उगाना, या पेड़ पौधे उगाना सीखना, ये कोई गलत बात और छोटी बात नहीं है। सुनो छवि, मैं जब तक हूँ मैं इन बच्चों को हर तरह के काम करना सिखाऊंगी। और रही बात पढ़ाई करने की, मैं थोड़ी ना रोक रही हूँ तुम्हें इन्हें पढ़ाने से। मैं तो उस समय इन्हें काम सिखाऊंगी जब ये खाली बैठे हों या खेल रहे हों। और अगर तुम्हें मेरा ये तरीका पसंद नहीं है तो बोल दो, मैं यहाँ से कल ही चली जाऊंगी। माँ, तुम्हारी यही जिद मुझे अच्छी नहीं लगती। तुम थोड़ी थोड़ी बातों पर गुस्सा हो जाती हो। अच्छा माँ, ठीक है, जैसा आपको सही लगे आप बच्चों के साथ वैसा करो।
देवांश जी, आखिर आपकी मेहनत रंग ला ही दी। जैविक खेती की मदद से आपने बहुत अच्छी फसल उगा ली। हाँ धनीराम जी, मुझे भी यह सब देखकर अंदर से बहुत सुकून सा लग रहा है। बस एक बार इन फल सब्जियों को एक साथ अच्छी दामों में खरीदने वाला कोई ग्राहक मिल जाए, फिर मेरी बहुत बड़ी चिंता खत्म हो जाएगी। अरे उसकी चिंता मत करिए, इतनी हरी भरी ताजी सब्जियां हैं जो बिना केमिकल खाद के उगी हैं। इन्हें तो कोई भी हाथों हाथ खरीद लेगा। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा ही हो धनीराम जी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद देवांश जी कि आपने जैविक तकनीक को सारे किसानों को मुफ्त में सिखाया और ये भी बताया कि जैविक खेती से क्या क्या लाभ है और केमिकल खाद से क्या क्या नुकसान है। वरना हम तो गांव के भोले भाले लोग हैं, उस केमिकल खाद का उपयोग कर करके खेती कर रहे थे, जिससे हम तो अपना जमीन भी खराब कर रहे थे और अपने खाने को भी जहरीला बना रहे थे। और इसके साथ साथ हम जाने अनजाने में अपने शरीर को थोड़ी थोड़ी जहर देकर बीमार भी कर रहे थे और आसपास के पर्यावरण को भी केमिकल खाद से जहरीला और दूषित कर रहे थे। और हमारे बहुत रुपए भी इन केमिकल खाद में खर्च हो रहे थे। देवांश जी, आपने हमारे रुपए भी इस केमिकल खाद में खर्च करने से बचाए हैं। चलो, मुझे यह सुनकर भी अच्छा लगा कि मैं आपके और गांव वालों के कुछ काम आ सका। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं देवांश जी, आप और भाभी तो हमारे गांव के लिए एक देवी देवता के समान हो। भाभी ने जितने भी बच्चों को फ्री में पढ़ाया, उन सारे बच्चों की पढ़ाई बहुत सुधर गई है। स्कूल में हर टेस्ट में अच्छे नंबर ला रहे हैं। स्कूल के गुरुजी भी हैरान हैं कि बच्चे इतना अच्छा कैसे पढ़ रहे हैं। ये भाभी जी का कमाल है। भैया, आप लोगों ने भी तो हर दिन हमारे खेतों में काम कर हमारी बहुत मदद की, इसलिए तो इतनी जल्दी इतनी फसल निकल पाए। अगर आप और गांव वाले हमारी मदद नहीं करते तो पता नहीं हमारा क्या होता। अच्छा धनीराम जी, मुझे 3 से 4 दिनों में इन सारे सब्जियों को काट के अलग अलग बक्सों में रखना है और उन बक्सों को 1 से 2 दिन के लिए लकड़ी के बने स्टोर रूम में रखवाना है। और मैं इसी बीच किसी कस्टमर को खोजता हूँ जो इन सब्जियों को मुझसे अच्छे दामों में खरीद ले। तो क्या आप शहर जाओगे? नहीं, मेरे पास कुछ लोगों का नंबर है जो इस तरह के ऑर्गेनिक सब्जियों को खरीदते हैं। मैं उन्हें फ़ोन करके पूछूंगा। अगर वो हाँ कहेंगे तो इन सारे सब्जियों को उन्हें बेच दूंगा। ये भी तरीका सही है। तो मैं कल ही गांव वालों के साथ मिलके इन सारे सब्जियों को काट के बक्सों में भरकर स्टोर रूम में रखवा दूंगा। अच्छा तो देवांश जी, मैं चलता हूँ। छवि, एक खुशखबरी है। क्या खुशखबरी? मुझे एक ग्राहक मिल गया है। वो मेरी सारी सब्जियों को अच्छे दाम में खरीदने के लिए तैयार हो गया है। ये तो अच्छी बात है जी। भगवान की कृपा से हमारी एक एक परेशानी हल होती जा रही है। मैं कल ही सारे सब्जियों को कटवा कर स्टोर रूम में रखवा दूंगा। परसों ग्राहक मेरी सब्जियों को खरीदने आएगा। तब तक मैं सभी सब्जियों को रेडी करके रख दूंगा ताकि वो आए, मुझे रुपए दे और तुरंत सब्जियों को लेकर चले जाए। देवांश जी,
मैंने सारी सब्जियों को स्टोर रूम में रखवा दी है। हाँ ठीक है धनीराम जी, कल एक ग्राहक आएगा इन सब्जियों को खरीदने के लिए। चलो बढ़िया है, जल्दी आपको इन सब्जियों के ग्राहक मिल गए। अच्छा तो देवांश जी, मैं चलता हूँ। हेलो जगमोहन जी, आप कितने समय आ रहे हैं मेरी सब्जियों को खरीदने के लिए? देवांश जी, थोड़ी परेशानी आ गई है। क्या परेशानी आ गई है? देवांश जी, मैंने कहीं और से ऑर्गेनिक सब्जियां खरीद ली है, तो मैं आपसे सब्जियां नहीं खरीद सकता। जगमोहन जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपने वादा किया था कि आप सब्जी मुझसे ही खरीदेंगे। अरे बिजनेस में वादा नहीं देखा जाता है, रुपए देखा जाता है। जहां मेरे रुपए बचे या जहां मुझे फायदा हो वो किया जाता है। मुझे ऑर्गेनिक सब्जी कम दाम में ही पास में ही किसी और के पास मिल गई। ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा बच गया, इसलिए मैंने यही ऑर्गेनिक सब्जी का सौदा कर लिया। चलो देवांश जी, अब मैं फ़ोन रखता हूँ। अगर मुझे आगे और कभी सब्जी खरीदनी पड़े तो मैं आपको कॉल करके बता दूंगा। ठीक है जगमोहन जी। एक प्रॉब्लम आ गई है छवि। क्या प्रॉब्लम? हमारी ऑर्गेनिक सब्जियों को जो ग्राहक खरीदने वाले थे, उन्होंने अब कहीं और ही ऑर्गेनिक सब्जी खरीद ली। अब वो हमारी सब्जियों को नहीं खरीदेंगे बोल रहे हैं। ये तो बड़ा बुरा हुआ जी, लेकिन आप हिम्मत मत हारिए। आप और नए लोगों से बात करिए, क्या पता कोई और हमारे सब्जियों को खरीद ले। मेरे पास जितने भी लोगों का कांटेक्ट था, मैंने उन सभी से बात कर लिया। बड़े मुश्किल से एक ही आदमी राजी हुआ था। अब वो भी पीछे हट गए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ऐसा करते हैं कि आप कुछ सब्जियों के सैंपल अपने साथ रखकर शहर ले जाएं और वहां जितने भी बड़े दुकानदार हैं, उन्हें इन सब्जियों को दिखाकर उन्हें अपनी सब्जियों को बेचने की कोशिश करें। हाँ, अब यही एक रास्ता है। मुझे 1-2 दिन में ही इन सारी सब्जियों को बेचना होगा, वरना ये सब्जियां रखे रखे खराब हो जाएंगी। मैं अभी शहर की ओर निकलता हूँ। मैं और दोनों बच्चे भी आपके साथ शहर जाएंगे। तुम और बच्चे मेरे साथ शहर जाकर क्या करोगे? फलक के चेकअप का टाइम भी आ गया है, तो वही हॉस्पिटल में फलक का चेकअप भी करवा लेंगे और घर पर माँ तो रहेगी घर की देखरेख के लिए। हम लोग रात तक वापस आ जाएंगे। हाँ तो जल्दी तैयार हो। माँ, हम शहर जा रहे हैं फलक की चेकअप करवाने। हम रात तक आ जाएंगे। आप अपने लिए खाना बना लेना, हम बाहर से ही खाकर आएंगे। ठीक है। सुनो, ऐसा करते हैं कि पहले मैं कुछ दुकानों में अपनी सब्जियां बेचने की कोशिश करता हूं, क्योंकि अभी जिस डॉक्टर से हम चेकअप करवाते हैं उनको आने में 2 घंटे का समय है। तब तक मैं अपनी सब्जियों को बेचने की कोशिश करता हूं। आप जाइए, हम यही गार्डन में थोड़ी देर घूम लेते हैं।
नमस्ते सर। सर क्या आप मेरी ऑर्गेनिक सब्जियों को खरीदना चाहोगे? हमें ये महंगे ऑर्गेनिक सब्जी नहीं चाहिए, आप कहीं और जाइए। जी सर। सर क्या आप ऑर्गेनिक सब्जियां बेचते हैं? जी हाँ, मैं ऑर्गेनिक सब्जियां बेचता हूँ। सर मैं ऑर्गेनिक सब्जियों की खेती करता हूँ। मेरे पास स्टॉक में बहुत सारी ऑर्गेनिक सब्जियां हैं। क्या आप इन सब्जियों को खरीदेंगे? हाँ, क्यों नहीं। कुछ सब्जियों के सैंपल लाए हो? जी हाँ सर, ये लीजिए। तुम्हारी सब्जियां तो बहुत ताज़ी हैं। जी, कल ही मैंने इन सब्जियों को तोड़ा है। तुमने किसी और को इन सब्जियों को नहीं बेचा? सर बेचने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इन सब्जियों को नहीं खरीदना चाहता। हाँ, ये तो सही बात है। इन ऑर्गेनिक सब्जियों को खरीदने वाले ग्राहक बहुत कम हैं। इसके पीछे जो कारण है वो है इनके महंगे दाम होने का। वैसे मेरे पास कई ग्राहक हैं जो हर रोज़ ताज़ी ऑर्गेनिक सब्जियां खरीदते हैं। मुझे तुम्हारी सब्जियां पसंद आई, मैं तुम्हारी सब्जियों को खरीदूंगा। थैंक यू सर। मैं कल ही तुमसे सारी सब्जियां खरीद लूँगा। जो भी ऑर्गेनिक सब्जियों का थोक भाव चल रहा होगा, मैं उसी रेट में ही तुमसे तुम्हारी सारी सब्जियां खरीद लूँगा। जी मुझे मंजूर है सर। आपने मेरा बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया सर। सर ये रहा मेरा एड्रेस। आप इस एड्रेस पर गाड़ी लेकर आ जाइए। सब्जियां ऑलरेडी बक्सों में रेडी है। ठीक है, तो कल मैं गाड़ी भेजवा दूंगा। पेमेंट कल ही कर देंगे तुम्हारे एड्रेस पे। जी सर। छवि, मुझे एक ग्राहक मिल गया जो मेरी ऑर्गेनिक सब्जियों को खरीदेंगे। आखिर यहाँ आना हमारे लिए फायदेमंद रहा। चलो अब जल्दी फलक की चेकअप भी करवा लेते हैं। जी मैंने अभी फलक का चेकअप किया। जो रिपोर्ट आ रही है वो काफ़ी बेहतर है। फलक की सेहत में काफ़ी सुधार आया है। वो तो लगभग ठीक ही हो चुकी है। क्या आप लोगों ने कोई और दवाई चालू की या किसी और जगह चेकअप करवाया? नहीं सर, हम तो सिर्फ आपसे ही अपनी फलक का इलाज करवाते हैं। चलिए जैसा भी है, जो भी आप अभी फलक के लिए कर रहे हैं उसे कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि फलक की सेहत में बहुत ज़्यादा सुधार आ गया है। अब आप लोगों को फलक को जो मेडिसिन दे रहे हैं वो देने की ज़रूरत नहीं। फलक अब बिना मेडिसिन के रह सकती है। थैंक यू डॉक्टर जी। ये जानकर हमें बड़ी तसल्ली मिली कि फलक की सेहत अच्छी होती जा रही है, वरना हम तो उसकी तबीयत के चक्कर में कई सालों से हॉस्पिटल के चक्कर लगाते आ रहे हैं। अब आप लोगों को यहाँ बार बार आने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी 2 महीने बाद एक बार और आ जाइएगा, ताकि हम पक्का कर सके कि फलक की सेहत अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है। जी डॉक्टर जी। आज तो सारे काम अच्छे हो रहे हैं। मेरी सब्जियों के लिए ग्राहक भी मिल गए और फलक की तबीयत भी ठीक हो गई। फलक की तबीयत के बारे में सुनकर बड़ा सुकून मिला। लेकिन अचानक से फलक की तबीयत कैसे ठीक हो गई? हमने तो उसे कुछ भी नया नहीं खिला रहे हैं, ना ही किसी डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं। फिर उसकी तबीयत कैसे ठीक हो गई? मुझे लग रहा है जी, जब से हम शहर छोड़कर गांव में रहने गए हैं, तब से फलक की सेहत में सुधार आया है। क्योंकि शहर की जो हवा थी वो काफी प्रदूषित है और जो गांव की हवा है वो बहुत साफ सुथरी हवा है। इसके साथ फलक की सेहत में सुधार होने का कारण माँ भी है। माँ इन्हें सवेरे सवेरे टहलाने ले जाती है और अपने साथ खेतों में काम करवाती है
और हर रोज काढ़ा पिलाती है। ये भी एक कारण है फलक की सेहत के सुधार होने का। चलो अच्छा है, तुम्हारी माँ की वजह से भी हमें बहुत फायदा हुआ। चलो आज बाहर खाने चलते हैं। क्यों नहीं, आज के इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं। घर के पास कितना कचरा फैला हुआ है, इससे मैं साफ करके आग लगा देती हूँ। अरे, ये आग कैसे लग गया? मैंने जो कचरा जलाया था वही आग फैलकर पूरे स्टोर रूम में आग लग गई है। मैं जल्दी से इसे बुझाने की कोशिश करती हूँ। ये आग कैसे लग गई? यहाँ तो मेरे सारे सब्जियाँ रखे हुए हैं। हे भगवान, मेरे सारी सब्जियाँ जल गई। मेरी सारी मेहनत और कमाई इन सब्जियों में लगी हुई थी। मैं तो पूरा बर्बाद हो गया। बेटा, मुझे माफ कर दो। उस स्टोर रूम में आग मेरी वजह से लग गई। मैं बाहर में साफ सफाई कर कचड़े को जला दिया था। वही आग धीरे धीरे पूरे स्टोर रूम में लग गई। चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो। चुप हो जाओ नानी, मत रो। गलती पूरी मेरी है। मेरी वजह से तुम्हारे पापा का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। मैं ही बेवकूफ हूँ जो यहाँ आकर तुम लोगों को परेशान कर रही हूँ। नहीं नानी, आप ऐसा मत बोलिए। मुझे यहाँ आना ही नहीं था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नानी, आप आराम करिए और इन सब बातों के बारे में मत सोचिए। नानी कैसी है? मम्मी, नानी रोते रोते सो गई। वो कह रही हैं कि उनकी गलती है, उन्हें यहाँ नहीं आना था। मैंने उन्हें चुप कराने की कोशिश की, लेकिन वो रोती रही। गलती किसी की नहीं है, ये एक हादसा है। अब हमारा क्या होगा मम्मी? हमारे सारे सब्जी जल गए। ऊपर वाले पे भरोसा रखो। ऊपर वाला कुछ न कुछ रास्ता निकाल ही देगा। जाओ, तुम भी आराम करो। माँ, अब जो हो गया सो हो गया। ज्यादा उस बारे में मत सोचो। हाँ माँ, रात भर आप इस बारे में सोच सोच कर आपने अपनी तबीयत खराब कर ली है। कल रात जो भी हुआ वो आपने जानबूझ के थोड़ी न किया है। वो तो एक हादसा था। ये हादसा किसी से भी हो सकता था। माँ, कुछ तो बोलो। हाँ माँ, ये सब सोचना बंद कर दो। सब्जियों का क्या है, मैं फिर से सब्जियाँ उगा लूँगा।
बच्चों, क्या पी रहे हो? पापा नानी के खास जड़ी बूटियों के काढ़े पी रहे हैं। कौन सी खास जड़ी बूटी है ये? वो जो टेबल में रखा है ना पापा, वो है जड़ी बूटी। उसी के काढ़े बनाकर पी रहे हैं। छवि, ये जड़ी बूटी तुम्हारी माँ ने लाई है? हाँ, इसी पौधे को माँ खुद ही घर पर लगाती थी और उसी पौधे का काढ़ा बनाकर बचपन में हमें भी पिलाया करती थी। तुम्हें कुछ पता है कि ये पौधा कौन सा है? नहीं जी। अरे ये बहुत कीमती पौधा है। इस पौधे की डिमांड दवाई बनाने वाली कंपनियों में बहुत है। वो कैसे जी? अरे ये पौधा कई सारे अलग अलग तरह के मेडिसिन बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। इस पौधे की कीमत बहुत है। क्या तुम्हारी माँ को ये पौधा कैसे लगाते हैं पता है? हाँ, वो तो इस तरह के पौधों को नदी किनारे जाकर खुद ही लगाती थी। अगर हम भी इस पौधे को लगाना सीख गए तो हम तो माला माल हो जाएंगे। मम्मी पापा, नानी ने इस पौधे को यहाँ भी लगाया है, यहाँ कहाँ लगाया है? नदी किनारे। हम भी नानी के साथ वहां जाया करते थे। क्या वहाँ अभी भी पौधे लगे हैं? हाँ, वहां तो बहुत सारे पौधे लगे हैं। मुझे वहाँ जल्दी लेकर चलो। हाँ चलिए। इतने सारे पौधे! यहाँ तो इन पौधों का भंडार है। छवि, हम तो माला माल हो गए। इन पौधों को तो मैं किसी भी दवाई बनाने वाली कंपनी को बेचूं तो वो इसे आराम से खरीद लेंगे। मैं कई सारे लोगों को भी जानता हूँ जो इस पौधे को खरीदने के लिए इन पौधों को खोजते रहते हैं। छवि, इतने सारे पौधों को तो देख के लग रहा है कि इन सारे पौधों की कीमत लगभग 20 से 25 लाख रुपए है। शायद उससे भी ज्यादा होंगी। सच में इतनी कीमत है इन पौधों की? माँ तो इन्हें ऐसे ही उगाकर छोड़ देती है। हाँ छवि, ये बहुत कीमती पौधे हैं। चलो छवि, ये सब माँ को बताते हैं। माँ ये सब सुनेगी तो उसे भी अच्छा लगेगा। माँ, तुम यही चिंता कर रही हो ना कि आपने मेरी मेहनत की सारी कमाई जला दी। ऐसा नहीं है माँ, आपने तो मेरा कुछ भी नुकसान नहीं किया है, बल्कि उल्टा आपने मेरा बहुत फायदा किया है। वो कैसे? आपकी वजह से ही मेरी बेटी फलक की सेहत अच्छी हो गई। हम सब शहर डॉक्टर के पास गए फलक का चेकअप कराने। हम जब शहर डॉक्टर के पास गए फलक का चेकअप कराने तो डॉक्टर ने बताया कि फलक ठीक हो गई है। और ये सब आपकी वजह से हुआ। फलक को सवेरे घूमने ले जाना, उसे काम करवाना, उसे काढ़ा पिलाना, यही सब तो उसके सेहत में सुधार की वजह है। और जो सबसे बड़ी मदद आपने की है वो ये है कि आप जो जड़ी बूटी वाले पौधे नदी किनारे लगाए थे वो उस नदी किनारे बहुत सारे उग गए हैं। आपको पता है कि उन पौधों की कीमत क्या है? वो तो ऐसे ही पौधे हैं। नहीं माँ, वो तो बहुत कीमती पौधे हैं। उस पौधे की मांग बड़े बड़े दवाई बनाने वाले कंपनियों में है। जितने पौधे आपने उस नदी किनारे लगाए हैं उन पौधों की कीमत जानती हो आप? नहीं। उन पौधों की कीमत है लगभग 20 से 25 लाख। इतनी कीमत है इन पौधों की? हाँ माँ, इतनी कीमत है उन पौधों की। चलो, मेरे दिल को ठंडक लगी। मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ हल्का हुआ। चलो, मैं और मेरी जड़ी बूटियां तुम लोगों के कुछ काम तो आई। अरे माँ, आपकी जड़ी बूटी तो हमारी जिंदगी सुधार देगी।